हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स पेरेंट्स। मेडिकल करियर पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं अलग अलग फ़ायदे और इसके विषय में मैंने काफ़ी डेप्थ में अपने चैनल पर जानकारी दी है कि जो बच्चे इस प्रोफेशन में मेडिकल में आना चाहते हैं। मैंने कभी भी कोई एक ही वीडियो में हिंट किया, लेकिन कोई भी डिटेल्ड वीडियो इस पर नहीं बनाया अलग से कि क्या खराबी है इस प्रोफेशन में। हमेशा आपको अपने व्यक्तित्व के हिसाब से एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनानी चाहिए करियर ऑप्शंस, क्योंकि आजकल बहुत सारे हैं दुनिया में। ये पहले जैसा नहीं रहा कि सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग ही है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो जो मुझे अपने एक्सपीरियंस में, मैंने एमबीबीएस 99 में किया था और एमडी मेरा 2002 में कंप्लीट हुआ है। तो आप समझ और एंट्री मैंने की थी 93 में। 30 साल हो गए मेडिकल प्रोफेशन में। जब एमबीबीएस में मैं एंटर हुआ था 93 में, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के संपर्क में रहा हूँ, हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मेरे बहुत सारे साथी स्टूडेंट्स देश विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर भारत में सब जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब पर हैं। देखो, इस प्रोफेशन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन दो चीज़ें मुझे जो अलग से स्ट्राइक की, जो आपको पता होना चाहिए। एक है क्योंकि इसमें डेथ और लाइफ आपके हाथ में होता है। डॉक्टर क्योंकि उससे एक्सपेक्ट करके आते हैं कि हमेशा अच्छा रिजल्ट दे, तो कभी कभी आउटकम ख़राब होने पर वही सेम अटेंडर जो आपको खूब इज्जत दे रहे हैं वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, जिसमें लिटिगेशन एंड एज वेल एज वर्स्ट केस सिनेरियो में वायलेंस भी हो सकता है। वायलेंस ज़्यादातर अस्पतालों में होता है, लेकिन क्लिनिक्स में या किसी भी डॉक्टर के साथ भी ऐसे रिपोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया से आती रहती हैं। मुझे लगभग 2004 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई भी ऐसा ख़राब वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियली क्योंकि मेरे साथियों के साथ हुआ है, मेरे सीनियर्स के साथ हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। आप सब कुछ सही कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, फिर भी बैड आउटकम्स कभी कभी मरीज को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए लॉज भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर प्रोटेक्शन लॉ वगैरह बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन बावजूद इसके ये सब होता है। लिटिगेशंस, कब फॉल्स लिटिगेशन बहुत बार होते हैं। जैसे मेरे एक सीनियर हैं, अभी बहुत परेशान है वो, उनके खिलाफ एक मरीज ने फॉल्स लिटिगेशन किया है। हालांकि वो जीत जाएंगे क्योंकि वो फॉल्स है, बट फिर भी जो आप जानते हैं कि कोर्ट केसेस होते हैं तो परेशान होना होता है। अब ये तो हुआ जो वायलेंस मरीज करते हैं डॉक्टर्स पर, वो निगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन एक और निगेटिव एस्पेक्ट है, वह ये है कि जो मानसिक और इवन शारीरिक वायलेंस डॉक्टर्स खुद करते हैं अपने ही साथियों पर, वो है अपने जूनियर्स पर। इसमें जूनियर सीनियर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट ईयर से ही ये कल्चर बहुत रैम्पेंट है इंडिया में, कि आपको एक साथी या बड़े भाई की तरह नौ के बहुत सारे कॉलेजेस में अब भी इंट्रोडक्शन इंटरेक्शन वगैरह के नाम पर ह्यूमिलिएशंस और इवन एक दूसरे को थप्पड़ मारना, स्लैपिंग करवाना, और भी गंदी गंदी टाइप की रैगिंग होती है, जो कि आईआईटीज़ वगैरह से ज़ीरो हो चुकी, नील हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आने के बाद। बट हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सीनियर और जूनियर के इस हैंगओवर में, इस नशे में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि इस गंदी प्रैक्टिस और जो हमारे लॉ ने मना किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं उसमें एफिडेविट में साइन करके जाते हैं कि हम हमारा बच्चा रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, और वो अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इस बात को लेकर कि ये सब बुरी बात है। और इंटरेक्शन इंट्रोडक्शन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इवन दिल्ली में भी ये सब चल रहा होता है, और हेल्पलेस से हमारे जो लॉ इंस्टीट्यूशंस इसे देख रहे होते हैं। चलो, ये तो हुआ कि जब वो एमबीबीएस में पहुंचते हैं। क्या उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी? तो नहीं। ये जो सेम बच्चे जो रैगिंग वैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं और सीनियर होने के बाद वो साइकिल को रिटेन रखते हैं, ये समझ कर कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ये अच्छा है, इस वजह से हो रहा है। ये सेम बच्चे फिर से टॉर्चर होते हैं जाकर, जो इसके पहले हरासमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, करने को, हरासमेंट को, अपने जूनियर्स को। अब ये जब जाते हैं पीजी फर्स्ट ईयर में, खासकर क्लिनिकल ब्रांचेस और सर्जिकल ब्रांचेस जैसे एमएस जनरल सर्जरी, एमएस ऑर्थो, गायनी,
और इवन मेरी ब्रांच पीडियाट्रिक्स, इसमें भी बहुत मेंटल हैरेसमेंट होता है। यहाँ पर मारपीट और वो सब ह्यूमिलेशन, मुर्गा बनाना और कपड़े उपड़े उतरवाना, गालियाँ, ये तो नहीं होती। गालियाँ तो खैर होती हैं ऑर्थो और सर्जिकल ब्रांचेस में, लेकिन एक मेंटल हैरेसमेंट होता है। और फिजिकल हैरेसमेंट इस रूप में होता है कि इनह्यूमन वर्किंग आवर्स आप पर लाद दिए जाते हैं, जिसमें आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और एचओडी की मूक सहमति होती है, जबकि इस नाम पर इस ये कहकर कि काम ही ख़त्म नहीं होता। और ये सच भी है, मेडिकल कॉलेज में बहुत ओवरबर्डन होते हैं हमारे रेजिडेंट्स, लेकिन उसके सॉल्यूशन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें, बट इस पर कोई भी बात नहीं होती। और आप देखो कि हर साल खासकर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के सुसाइड के केसेस आपको मेडिकल कॉलेज में सुनाई देंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, मेंटल फिजिकल। इस तरह के स्ट्रेस के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होते। कई लोगों को सोने भी नहीं मिलता। मतलब आप 30 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो कुछ घंटे सोना चाहेंगे ना, तो वो कुछ घंटे भी सोना नहीं दिया जाता है, या सो नहीं सकते आप, आपको लेबल कर दिया जाएगा आप आलसी हो, लापरवाह हो, वगैरह वगैरह। देखो, स्किल ये भी इस नाम पर होता है कि इससे स्किल इंप्रूव होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता तो यूके में अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। जबकि सच आप जानते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स, या हम लोग जो भी कर रहे हैं, मैं खुद जो भी कर रहा हूँ, बेस्ट रिसर्च जो हैं वो प्रॉपर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका, जर्मनी, यूके, यहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो यदि वहाँ तो लेकिन ड्यूटी आवर्स के और एक वर्क कल्चर के नॉर्म्स हैं, आपको कोई हरास नहीं कर सकता। वहाँ पर ये सब नहीं चलता ना, लेकिन वहाँ से अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं। और क्या वो डॉक्टर्स की अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है? यदि नहीं है तो फिर आप अपनी कॉन्फ्रेंसेस में उनको इंटरनेशनल फैकल्टी का बोल बोल कर ब्रांडिंग करके क्यों बुलाते हैं और क्यों सुनने जाते हैं उन्हें? और जितनी भी किताबें पढ़ते हैं वो फिर आप हैरिसन, नेल्सन और इस तरह की जो फॉरेन ऑथर्स, लव एंड बेली और हार्पर, ये क्यों पढ़ते हैं फिर आप? ग्रेस, ये तो फॉरेन ऑथर हैं और वहाँ के डॉक्टर्स हैं। तो वहाँ पर ये हैरेसमेंट कल्चर नहीं होता है। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये खत्म नहीं हो रहा। तो ये दो तीन एस्पेक्ट हैं जो कि इंडियन मेडिकल एजुकेशन में जिन पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक तो क्योंकि सोशल और कल्चरल है और हमारी सोसाइटी से जुड़ा है, उसके लिए बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत होगी, जो मैंने पहला वाला बताया। लेकिन यहाँ जहाँ डॉक्टर्स खुद अपने ही फ्रेटर्निटी पर अन्याय करने पर उतारू होते हैं और ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बोलकर, उस पर तो आप काम कर ही सकते हैं ना। ये गलत प्रैक्टिस है। और सबसे मेन चीज़ें, हाँ, किसी भी देश में वह देश आगे होता है जहाँ पर वो उस देश के देशवासी अपने बनाए हुए संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन, डिस्टॉर्शन या नाम को उसके उस एक्ट को नाम चेंज करके जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं यदि किसी को रास्ते चलते थप्पड़ मार दूं और मैं उस थप्पड़ मारने को थप्पड़ मारना ना बोल के गाल सहलाना बोल दूं, तो वो गाल सहलाना नहीं हो जाता है। तो टर्मिनोलॉजी बदल कर यदि हम ये एक मास लेवल पर हम बंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अच्छे देशवासी नहीं, देशभक्त नहीं हैं। और जो व्यक्ति अच्छा देशभक्त नहीं, देशवासी नहीं, या जो एक इतने ह्यूमैनिटी वाले प्रोफेशन में है और वो वायलेंस को यदि जस्टिफाई करता है, किसी भी रूप के वायलेंस को, तो क्या वो ह्यूमैनिटी वाले इस प्रोफेशन में रहने के अच्छा ह्यूमन बीइंग ही नहीं है वो? तो वो इस ह्यूमैनिटी वाले प्रोफेशन में रहने का हकदार है क्या? खुद सोचिए। और मैं यदि गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं हमेशा ओपन रहूँगा इस बात पर कोई दूसरा विचार या बहस आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू।